जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन विवाद इस समय पर दुनिया की मीडिया के लिए या यूँ कहें दुनिया का इंटरनेशनल रिलेशंस की जानकारी रखने वाले हर व्यक्ति के लिए इस समय सरदर्द बना हुआ है। हर कोई डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका और रशिया के अंदर किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, लड़ाई शुरू हो जाए और वो लड़ाई वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होती हुई नजर आए। दोस्तों, असलियत में तो सवाल यही उठता है कि रूस ऐसा ऐसा क्यों नाराज़ हो रखा है कि रशिया से बिल्कुल यूक्रेन को बिल्कुल इस समय पर यूक्रेन के मामले में युद्ध करने पर तुला हुआ है, अड़ा हुआ है। इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। और दूसरी सबसे मेन बात ये है दोस्तों, अच्छा एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप यूपीएससी यानी आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और तो एनसीईआरटी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमसे जुड़िए ताकि एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो हम आपके क्लियर करवा सकें। हमने एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है और इस कंसेप्टर बैच के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 और 12 6 से लेकर 12वीं तक के एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे ताकि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में एंट्री लें तो आपको अच्छे से उसमें हेल्प मिले। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है यहाँ पर यूक्रेन का मामला। असलियत में हम लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि यूक्रेन किसी टाइम पर अर्स्टवाइल यूएसएसआर का हिस्सा होता था और यूएसएसआर का हिस्सा होने के बाद यहाँ पर जो कीव है वो उसकी राजधानी किसी टाइम पर मॉस्को से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कीव होती थी। अब ये अगर सिचुएशन है कि मॉस्को से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राजधानी उसकी कीव थी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा गहरा संबंध इन दो देशों के बीच में रहा होगा। अब यहाँ आप ये देखिए कि जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यहाँ पर असलियत में जो यूक्रेन है या जो यूक्रेनियन लोग हैं वो असलियत में पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट में फंस गए। पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट में हमेशा फंस गए और बुरी तरीके से फंस गए। मामला क्या है इसे समझिए। और वो लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि असलियत में यूक्रेनियंस किस गेम में फंसे हुए हैं या किस बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। देखिए असलियत में क्या होता है कि सबसे पहली बात, मैं इस चीज़ को सबसे पहले पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट ये है कि असलियत में ये अभी भी रिवेंजफुल बने हुए हैं। ये अभी भी रिवेंजफुल बने हुए हैं। ये अभी भी सस्पिशियस अबाउट रशिया हैं, सस्पिशियस अबाउट रशिया हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने ईच एंड एवरी प्रॉमिस, जो भी इनका प्रॉमिस है वो तोड़ा है। ईच एंड एवरी प्रॉमिस मेड टू रशिया। और इन्होंने जो भी प्रॉमिस अगर रशिया के साथ तोड़ा है तो वहाँ पर जो है एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो चुका है, दोनों के बीच में एक नाराज़गी क्रिएट हो चुकी है और अविश्वास क्रिएट हो चुका है, पैदा हो चुका है। और जब दो देशों के बीच में अविश्वास हो तो बीच का रास्ता निकालना वहाँ पर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा होता है। तो नॉर्मली जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो तो पॉलिटिक्स कर ही रहे थे, लेकिन असलियत में यहाँ पर इस डिसइंटीग्रेशन के बाद जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूक्रेन है वो और ज़्यादा बेवकूफ़ाना भरी नज़र आई। असलियत में क्या होता है दोस्तों कि इसे समझिए कि आप अपने पास्ट और आप अपने प्रेजेंट से भागकर फ्यूचर बिल्डअप नहीं कर सकते। आपको पास्ट से एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए। आपको अपने प्रेजेंट को देखते हुए उस पर वॉच रखना चाहिए, उस पर एनालिसिस होते रहना चाहिए कि असलियत में हुए क्या। और उसी इन तीनों चीज़ों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर के जो गोल्स हैं वो डिसाइड होने चाहिए।
फ्यूचर की जो पॉलिसी है वो डिसाइड होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा ही होता है। यूक्रेनियंस ने क्या किया, यूक्रेन जो है उसने सबसे इंपॉर्टेंट जो गलती करी वो ये करी कि उसने अपने डोमेस्टिक इश्यूज को, डोमेस्टिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को नहीं देखा और सीधे सीधे वो कहीं ना कहीं वेस्ट एंड वेस्ट पॉलिटिक्स का शिकार हो गया। अब वेस्ट पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ इस समय पर यूरोप की जो वेस्ट पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं यूरोप रिवॉल्व अराउंड रशिया, वो सीधी सीधी रूस के आसपास घूम रही है। अगर वो सीधी सीधी रशिया के आसपास घूम रही है और यूक्रेन इस चीज को नहीं समझा, तो यही एक रीजन है कि स्टक बिटवीन टू पावर्स, ये दो महाशक्तियों, यहां पावर्स नहीं, दो सुपर पावर्स के बीच में उलझ चुका है। और जब ये उलझ चुका है और अपनी वीकनेस को इसने पहचाना नहीं और इसने वन साइडेड डिसीजंस लेना शुरू कर दिया, वन साइडेड डिसीजंस लेना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं एक अपीजमेंट टूवर्ड्स वेस्ट दिखाना शुरू कर दिया विदाउट कंसिडरिंग अबाउट रशिया। कंसिडरिंग अबाउट रशिया, रशिया के बिना कंसिडर किए बिना इसने अपनी पॉलिसी या अपने डिसीजंस लेना शुरू कर दिया और यहीं से सिचुएशन जो है वो खराब होनी शुरू हो गई। मामला ये था कि जब नाटो का ऑफर आया रशिया को, यूक्रेन को, तो प्रॉब्लम को समझिए, आप वन साइडेड नहीं हो सकते। यहां पर नॉन अलाइंड मूवमेंट की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइंड मूवमेंट क्यों शुरू किया और क्यों उसको फॉलो किया। क्योंकि यूक्रेनियंस ने कुछ नहीं किया, यूक्रेनियंस ने नाटो फोर्सेस के साथ जाने का डिसाइड कर लिया, बिना ये सोचे कि रशिया क्या सोचेगा, बिना ये अपनी डोमेस्टिक वीकनेस को देखे हुए कि असलियत में डोमेस्टिक जो वीकनेस है उसमें कहां से आपको आगे दिखाई देगा। भाई, यूक्रेन की अप्रॉक्सीमेट 20% पॉपुलेशन है जो रशियन और सिर्फ रशियन बोलती है और 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो रशियन और यूक्रेनियन दोनों बोलती है। यानी सिर्फ 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनियन बोलती है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर एक डिसकंटेंट अगेंस्ट सोवियत यूनियन तो था ही, डिसकंटेंट अगेंस्ट सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन के खिलाफ गुस्सा था वो था ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन असलियत में प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब सोवियत यूनियन के अगेंस्ट गुस्सा जो है वो अगेंस्ट रशियन होना शुरू हो गया और वो उस अगेंस्ट रशियन वाले गुस्से को असलियत में नाटो मेंबरशिप की जो एस्पिरेशंस हैं उसने और बढ़ाया कि भाई हमें नाटो के साथ शामिल होना है। अब असलियत में यूक्रेन ने इसके लिए क्या किया कि यूक्रेन के अंदर 20% पॉपुलेशन को रिगार्ड करने के लिए रशियन लैंग्वेज जो है वो सेकंड लैंग्वेज बना दी गई। रशियन लैंग्वेज जो है वो सेकंड लैंग्वेज थी
कि हाँ, अगर किसी को रशियन लैंग्वेज आती है तो वो भी हिंदुस्तान यूक्रेन का हिस्सा है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यूक्रेनियन लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज थी, यानी लोग यूक्रेनियन के साथ रशियन भी समझते थे, और यूक्रेन का कल्चर से लेकर सब चीज़ें आपको रशियन ओरिजिन या रशियन इन्फ्लुएंस से मिलेगी। लेकिन रशियन लैंग्वेज को यूक्रेन की जो गवर्नमेंट आई, जो प्रो यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी या प्रो नाटो गवर्नमेंट जो थी, इस प्रो नाटो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले यूक्रेन से अपने इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया जो था उसे खत्म करने की कोशिश की, और सबसे पहले तो रशिया को एक बनाया विलन, और रशिया को विलन बनाने के बाद सपोर्टर्स ऑफ रशिया जितने भी थे, सपोर्टर्स ऑफ रशिया जितने भी थे, उन सबको भी विलन बना दिया। नतीजा उसका ये रहा कि एक एंटी रशिया प्रोपेगेंडा चलाया गया, जिसको वहाँ के मेजॉरिटी ने सपोर्ट भी किया, और उनका ये मानना था कि हम रशियन डोमिनेंस में क्यों रहें। देखिए, फॉरेन पॉलिसी आपकी जो है वो कभी भी सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशंस या यूं कहें कि पब्लिक आउटरीच से नहीं चलती। उसके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, और उस स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ी खास बात ये होनी चाहिए कि ये स्पेशलिस्ट लोगों का काम है, क्योंकि ये विजनरी होना चाहिए, ये फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए या फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने यूक्रेन के अंदर जो प्रो नाटो गवर्नमेंट आई, उसने सबसे पहले तो एंटी रशिया प्रोपेगेंडा चलाया और रशिया को विलन की तरह प्रोजेक्ट किया। और जब रशिया विलन की तरह प्रोजेक्ट होना शुरू हो गया तो उसके बाद रशियन के सपोर्टर्स जितने भी थे उन सबको भी एंटी नेशनल डिक्लेयर करना शुरू किया। जब वो सब भी एंटी नेशनल होना शुरू हो गए तो अब जो सबसे मेन बात थी कि सबसे पहले तो एक कंट्री जो था उसे विलन बना दिया, उसके बाद उस कंट्री के साथ साथ जो कंट्री सपोर्टर्स थे उन्हें विलन बनाना शुरू कर दिया, और उन्होंने लास्ट स्टेप जो उठाई वो ये उठाई कि रशियन एज अ लैंग्वेज जो है उसे रिमूव कर दिया गया यूक्रेन की पॉलिसी से या यूक्रेन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। अब यहाँ सोचकर देखिए, लैंग्वेज जो होता है वो किसी भी इंसान के नेशन से भी बड़ा होता है, और वो आपकी आइडेंटिटी होती है। अगर आपकी आइडेंटिटी पे आपको ज़रा सा भी ग्लोरी महसूस होती है या प्राइड महसूस होता है तो आप उस आइडेंटिटी और मेनली लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के लिए लड़ मरेंगे। यही हुआ। जो 20% रशियन पॉपुलेशन थी, उस रशियन पॉपुलेशन ने ये कहा कि यदि आप 20% रशियन पॉपुलेशन ने ये कहा कि यदि आप रशियन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं मानते तो इसका मतलब ये है कि हम यूक्रेनियन नहीं हैं, हम रशियन पहले हैं, यूक्रेनियन बाद में। यानी यूक्रेन ने अपनी कंट्री के अंदर ही एक रशिया को जन्म दे दिया। यूक्रेन गेव बर्थ टू रशिया इन देयर ओन कंट्री। अब असलियत में बर्थ टू रशिया इन देयर ओन कंट्री, अपने ही देश में उन्होंने रशिया को जन्म दे दिया। रशियन सपोर्टर्स खड़े हो गए क्योंकि मामला लैंग्वेज का था, और जब रशियन सपोर्टर्स खड़े हो गए तो यहीं से सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हुई
और यहीं पर रशिया ने इसमें कहीं ना कहीं रशियन पॉपुलेशन को सपोर्ट किया और 2014 के अंदर क्रीमिया जो है उसको अलग कर दिया। 2014 में क्रीमिया को अलग कर दिया गया। अब यहीं से सारी सिचुएशन बदलती है कि यदि आप क्रीमिया को अलग कर रहे हैं तो ये असलियत में रशिया की एक वार्निंग थी और यहीं पर यूक्रेन को समझ जाना चाहिए था कि असलियत में यू कांट इग्नोर रशिया, यू कांट इग्नोर रशिया, कि आप रूस को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने रूस को इग्नोर किया। नतीजा उसका यह निकला कि रशिया ने फिर दोबारा 2014 के अंदर क्रीमियन पेनिनसुला को तो अलग किया, लेकिन अब फिर दोबारा यूक्रेन जो है उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और वो फर्दर जिसे कहते हैं नाटो के क्लोज होने लगा। और जैसे ही वो नाटो के क्लोज होने लगा, इससे कहीं ना कहीं एग्रेशन ऑफ रशिया बढ़ने लगी। जैसे जैसे एग्रेशन ऑफ रशिया बढ़ेगी वैसे वैसे रिबेलियस ग्रुप्स को सपोर्ट करने लगे। अब यहां सबसे बड़ी बात ये, रशिया जो है सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से टेंशन्स एस्केलेट होना शुरू हुई और वही अब कहीं ना कहीं वॉर की फॉर्म में हमें दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब इसमें सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, बिगेस्ट मिस्टेक जो कहो, वो है यूक्रेन की गवर्नमेंट की। इन यूक्रेनियंस को, ये यूक्रेनियन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है। इन यूक्रेनियंस को किसी भी सूरत में, इन यूक्रेनियंस को किसी भी सूरत के अंदर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ पावर्स रखना चाहिए था, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ पावर्स, दोनों शक्तियों से समान दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ डिप्लोमेटिक स्किल्स की हेल्प से कहीं ना कहीं रशिया और अमेरिका के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए था। लेकिन इन्होंने बैलेंस बनाने की जगह, मैंने जैसे आपको पहले बताया, वन साइडेड पॉलिसी अपनाई और उसी का नतीजा ये है कि इनवाइटेड वॉर एट देयर डोरस्टेप। अब इन्होंने अपने डोरस्टेप पर, अपने दरवाजे पर वॉर को इनवाइट कर लिया है। और जैसे ही वॉर को इनवाइट किया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूक्रेन इज गोइंग टू बिकम अ बैटल ग्राउंड फॉर नाटो एंड रशियन फोर्सेस, इज गोइंग टू बिकम अ बैटल ग्राउंड फॉर नाटो एंड रशिया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान अगर किसी का होगा तो वो यूक्रेनियंस का होगा। सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनियंस के घर चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनियंस को तबाही झेलनी पड़ेगी। तो एक बेवकूफाना भरा स्टेप और रशिया के डोमिनेंस से नफरत करने के नाम पर स्टेप, डिप्लोमेटिक स्किल्स के मामले में फेल्योर होने वाली कम्युनिटी, बिल्कुल बर्बाद होने वाली कम्युनिटी, आगे से यूक्रेन कहलाएगा कि कैसे इसने दो पावर्स के बीच में बैलेंस बनाकर चलने की जगह वन साइडेड डिसीजन लिया और रिस्पॉन्स आपके सामने है। तो बाकी इसमें जो भी होगा वो वक्त बताएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।